हेलो बच्चों, माई सेल्फ LK शर्मा, PMIC लखपत बाराबंकी। 11th क्लास की फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस का। डायमेंशन को जानने के पहले जरा आप ये जान लीजिए, ये डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आपको निकालनी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जो क्वांटिटी मेजर की जा सके, मापी जा सके, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्वांटिटी के बारे में 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मूल राशियां और डिराइव्ड क्वांटिटीज व्युत्पन्न राशियां। तो यहाँ पर जो डायमेंशन का टॉपिक है, इसमें जो है दो क्वांटिटी आपको मेन मालूम होनी चाहिए कि फंडामेंटल क्या होता है और डिराइव्ड क्या होता है। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, जो किसी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करती हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल से जनरेट होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी आप जानते हो, 9th क्लास में पढ़ा होगा कि 7 प्रकार की होती है। आपने पढ़ा होगा लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 टाइप की जो है फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। इसके अलावा फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटी आपको मिलेंगी वो सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी में लेंथ को हम लोग मेजर लिखते हैं L से, मास को M से और टाइम को T से, लंबाई, द्रव्यमान और समय। डायमेंशन एनालिसिस में यही 3 आपको मेन जरूरत पड़ेगी। या कहीं कहीं पर टेम्परेचर की बात आ जाती है तो टेम्परेचर को हम लिखते हैं, करंट आ जाता है जहां पे आएगी जरूरत तो वहां पे हम लोग इसको लिखेंगे। अब इसके बाद में जरा डायमेंशन को समझिए, डायमेंशन होता क्या है। डायमेंशन को जानने के लिए जरा एक चीज पे ध्यान दीजिए। जैसे ये है एरिया। एरिया क्या है? ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। इस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? किसी रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो लेंथ क्या है? एक डिस्टेंस है, ब्रेड्थ भी एक डिस्टेंस है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी लेंथ की? मीटर, जो जनरल यूनिट होती है लेंथ की, और ब्रेड्थ की यूनिट होती है मीटर। तो इसको हम लोग लिखेंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, जैसे वॉल्यूम है किसी क्यूबाइड का, वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, मीटर में हाइट को मीटर, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मान लीजिए स्पीड है या वेलोसिटी है, उसको कैसे लिखते हैं? जैसे मान लो वेलोसिटी है, वेलोसिटी या स्पीड। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और अगर स्पीड लेंगे तो यहां पर डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ये भी एक लेंथ होती है और लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, तो इसको लिख सकते हो मीटर पर सेकंड। तो यहां पे एक चीज देखिए, ये मीटर है
यानी जो लेंथ है उसकी यूनिट। ये सेकंड है, ये टाइम की यूनिट है। और इसी तरीके से जैसे मान लीजिए फोर्स है, एक्सेलरेशन देख लो, एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की जो यूनिट होगी वही यहां पे भी होगी, ठीक है। ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड और टाइम का होता है सेकंड। सेकंड ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। फोर्स देखिए, फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है ma और m क्या है? मास। मास की यूनिट होती है किलोग्राम और ये एक्सेलरेशन, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जरा इन चीज को गौर कीजिए और देखिए, जिस क्वांटिटी का आपको फॉर्मूला यूनिट निकालनी होगी तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। जैसे यहां पे देखिए एरिया है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसकी लेंथ की यूनिट होती है मीटर, ब्रेड्थ की यूनिट होती है मीटर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। इसी तरह वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये डिस्प्लेसमेंट की मीटर होगी और ये सेकंड, ठीक है। एक्सेलरेशन का ये आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला ये है ma, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे, ये जितनी भी क्वांटिटी यहाँ पे ली गई है ये सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटी, और इस डिराइव्ड क्वांटिटी को हमने इसमें चेंज किया है ये फंडामेंटल यूनिट्स के। फंडामेंटल यूनिट्स है मीटर, सेकंड, किलोग्राम, ये सब आपके फंडामेंटल यूनिट्स हैं। किसी फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग यूनिट कहते हैं। अब यहां पे देखिए, ये मीटर की पावर कितनी है? 2। यहां पे मीटर की पावर कितनी है? 3। यहां पे मीटर की पावर कितनी है? 1। और सेकंड की पावर कितनी है? -1, ठीक है। यहां मीटर की पावर 1, सेकंड की पावर -2, किलोग्राम की पावर 1, मीटर की पावर 1 और सेकंड की पावर -2। तो ये जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं इनके ऊपर जो पावर्स लगी हैं यही पावर्स आपकी कहलाती हैं डायमेंशन। ये फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर जो पावर्स आप देख रहे हो ये पावर्स डायमेंशन कहलाती हैं। तो डायमेंशन की डेफिनेशन क्या बनी कि डायमेंशन जो है वो पावर होती है, वो घातें होती हैं जिन्हें हम फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर चढ़ाते हैं, लगाते हैं। विमा वो राशियां होती हैं जिसको हम मूल मात्रकों, विमा वो घातें होती हैं जिसको हम मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाते हैं। तो विमा क्या हो गई? विमा का मतलब होता है घात। डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? पावर। तो डायमेंशन इक्वल टू पावर। पावर किसकी? जो फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर लिखी जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गई डायमेंशन की बात। अब यहां पर देखिए कि डायमेंशन कैसे निकाला जाता है। देखो, डायमेंशन को हम लोग बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, करके लिखते हैं ऐसे। डायमेंशन को हमेशा ये कैपिटल ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है। अब यहां पे देखिए, लेंथ को हम लोग L से लिखेंगे, मास को M से लिखेंगे और टाइम को
टी से लिखेंगे, ठीक है। आगे जो भी क्वांटिटी आती जाएगी हम उसको बता देंगे आपको, लेकिन ज़्यादातर हम लोग जो है डायमेंशन में इन्हीं तीनों को यूज़ करेंगे। और ये जो डायमेंशन का टॉपिक है ये आपके 12th क्लास में भी जो है आएगा, लेकिन कोर्स में नहीं है। लेकिन फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आपको मिलेंगी सबका डायमेंशन फार्मूला निकालना आना चाहिए। डायमेंशन फार्मूला अगर जो गलत हो गया तो आपका मार्क्स कट सकता है। डायमेंशन फार्मूले में अगर आपने ब्रैकेट ये नहीं लगाया है तब भी आपका नंबर काटा जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा ये ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, हम इन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए मीटर है, मीटर यानी लेंथ की यूनिट है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे देखिए लेंथ को हम लोग लिखेंगे L, और ये ब्रेड्थ है, ये भी एक लेंथ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो जब कभी भी डायमेंशन लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हमको लिखना है कि फाइंड राइट द डायमेंशन ऑफ एरिया, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देंगे एरिया। ये सिंबल होता है डायमेंशन का, ठीक है। तो यहाँ पे L इंटू L, तो ये हो जाएगा L2। L2 यहाँ पे देखिए इसको हम स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, क्योंकि ये 2 जो है ये नंबर है ना, पावर है। डायमेंशन क्या है? पावर है। तो ये जो आपका 2 निकला है ये क्या हो गया? डायमेंशन है किसका? लेंथ का, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ एरिया क्या हो गया? L2, ठीक है। इसी तरीके से निकालते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ को हम लोग कैसे लिखेंगे? L, ब्रेड्थ को L और हाइट को L। ये हो जाएगा L इंटू L इंटू L यानी L3। इसको क्यूब नहीं पढ़ेंगे, ये L3 है। तो यहां पे जो पावर लगी हुई है 3, ये कहलाती है डायमेंशन, ठीक है। तो डायमेंशन क्या हुई? डायमेंशन वो पावर हुई जो हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर चढ़ाते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड का देख लीजिए। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है लेंथ, और अपॉन ये टाइम है, इसको हम लोग लिखते हैं ये t से। t ऊपर चला जाएगा तो ये आपका हो जाएगा L-t-1। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया L-t-1, ठीक है। इसी तरीके से एक्सेलरेशन का निकालेंगे। एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा वही चेंज इन वेलोसिटी का हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा L-t-1 अपॉन टाइम का होता है t ऊपर चला जाएगा तो L-t-2। ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से फोर्स का होता है m इंटू ए। मास, m क्या है? मास, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। a एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का भी आप लोगों ने निकाला है L-t-2। तो ये हो जाएगा m/L-t-2। ये हो जाएगा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक। इसी तरह जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उन सभी का डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होगा M/L-t-2 और डिस्प्लेसमेंट यानी L, सो इट विल बी M, ये L है, ये L है, M/L2 हो जाएगा और ये t-2, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए m की पावर हो गई 1,
इसको ऐसे लिख सकते हो, L की पावर 2 T की पावर -2। अच्छा एक चीज देखो, और जैसे यहां पे लिखा है L2 या L3, तो इसमें न तो m है और न ही t है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L3 T0। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी m की पावर यहाँ पे कोई नहीं है तो L0 हो जाएगा, L की पावर 3 है तो L की पावर 3 हो गया, T की पावर कुछ नहीं है तो T की पावर 0 हो गया। ठीक है, तो ये जो पावर्स लगी हुई है यही है डायमेंशन। तो इस तरीके से और भी जितनी फिजिकल क्वांटिटी आपको मिलेगी फिजिक्स के अंदर, मेरे ख्याल सैकड़ों फिजिकल क्वांटिटी हैं, तो उन सबका डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालना आना चाहिए। और डायमेंशन फॉर्मूला आप तभी निकाल सकते हो जब आपको उस क्वांटिटी का फॉर्मूला पता हो। जैसे एक्सेलरेशन है तो इसका पहले फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, अगर फॉर्मूला नहीं मालूम है तो डायमेंशन नहीं निकाला जा सकता। डायमेंशन और ये क्या कहते हैं यूनिट्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे यहां पे देखिए ये यूनिट है मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया L2। यहां पे जो यूनिट है, अच्छा जैसे मान लो अगर आपको ये डायमेंशन फॉर्मूला मालूम है, यूनिट लिखनी है, तो एमकेएस सिस्टम में यूनिट क्या हो जाएगी, इसको लिख सकते हो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये पता है यूनिट, तो डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो एमकेएस सिस्टम में, और डायमेंशन फॉर्मूला मालूम है तो यूनिट लिख सकते हो। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अच्छा एक चीज और देखिए, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट होते हैं। एक होता है जैसे हम कहें कि 5 किलो आम, तो 5 kg मैंगोज। ठीक है, अब यहां पे ये जो मास है, मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट तो आपका है ये 5 और दूसरा पार्ट है kg। ठीक है, ये 5 क्या है, ये उसका न्यूमेरिकल पार्ट है, इसको हम लोग N से डिनोट कर देते हैं। और ये जो ये इधर दूसरा वाला पार्ट है, ये इसकी यूनिट कहलाती है। तो N और U, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसके दो पार्ट होते हैं और उसको हम लोग लिखते हैं NU। ठीक है, इसका डायमेंशन का यूज क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। तो पहले इतना जान लीजिए कि आपको डायमेंशन फॉर्मूला हर क्वांटिटी का निकालना आना चाहिए। अगर और धीरे धीरे ये जो आप प्रैक्टिस करोगे तो रट जाएगा। बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसको बाद में हम लोग डायरेक्टली रख सकते हैं। ठीक है, तो और भी आप प्रैक्टिस करिएगा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आपको दिखाई पड़े। जैसे हाँ एक चीज और जान लीजिए, जो कांस्टेंट नंबर होता है या एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, उन सबका डायमेंशन नहीं होता, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। कौन कौन सी? कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन थीटा, साइन कॉस और ये सब जो है, एंगल, ये सब आपके जो है डायमेंशन लेस होते हैं। इनका डायमेंशन आपको नहीं मालूम है, ठीक है, नहीं निकालना, होते ही नहीं। तो डायमेंशन निकालने के लिए आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा। जैसे अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, सपोज करो जैसे काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना, तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो फिजिकल क्वांटिटी है इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला आप जानते हो कि हाफ mv², ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो कांस्टेंट होता है या न्यूमेरिकल वैल्यू होती
उसका डायमेंशन नहीं होता। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो 1/2 है ये न्यूमेरिकल पार्ट है, कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसका डायमेंशन नहीं होगा। अब डायमेंशन किसका होगा? m का। m क्या चीज है? मास। मास का क्या होता है? m। v का होता है वेलोसिटी L t-1, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया L t-1 और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको मिला के आपस में एक जगह कलेक्ट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? m l स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे ml2, ठीक है, l2 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे t-2 ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला। और डायमेंशन को मैंने आपको बताया था कि बड़े ब्रैकेट में आपको लिखना है। उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, तो मास का m, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो आपका एक्सेलरेशन का है, यानी L t-2, और h हाइट है, हाइट का l हो जाएगा। तो ये सब धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस आप करोगे तो निकालते चले जाओगे। बस एक चीज का ध्यान रखना, डायमेंशन फॉर्मूले के लिए उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला जरूर मालूम होना चाहिए, और फॉर्मूला मालूम होगा तभी आप डायमेंशन निकाल सकते हो। और जब डायमेंशन निकल आएगा तो आप उससे m के सिस्टम में यूनिट में निकाल लोगे, ठीक है। अब जैसे m के सिस्टम में इसका यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, ठीक है, ये हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। या अगर आपको m के सिस्टम में यूनिट मालूम है तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो। सपोज करो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 है, तो किलोग्राम का m L2 t-2, ठीक है। देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो आपका इस समय जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो दो सिस्टम है, MK सिस्टम और CGS सिस्टम, ठीक है। फुट पर सेकंड भी होता है लेकिन अब उसका प्रचलन बहुत कम है इस समय। तो यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे ज्यादातर दो ही सिस्टम यूज कर रहे हैं कि CGS सिस्टम और MK सिस्टम, ठीक है। तो ये बात थी कुछ फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए, और इसके बाद में हम लोग निकालेंगे यूज, इसका जो है यूज क्या है वो देखेंगे। तो अब आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि और ज्यादा से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी की आप डायमेंशन फॉर्मूला निकालें, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके यूज क्या होते हैं डायमेंशन के। डायमेंशन से हम क्या क्या कर सकते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला अगर आपको मालूम है तो उससे हम लोग और क्या कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट है यूजेस ऑफ डायमेंशन। यूजेस ऑफ डायमेंशन। तो देखिए इसके 3 यूज हैं डायमेंशन के। डायमेंशन का पहला यूज है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। दूसरा यूज इसका है चेकिंग अ रिजल्ट। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। चेकिंग अ रिजल्ट। और जो लास्ट में थर्ड यूज है वो है डिराइविंग अ रिजल्ट। तो ये 3 जो बेसिक यूज हैं डायमेंशन के वो ये है। इसको जरा समझ लीजिए, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन का मतलब ये है कि यूनिट्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें? देखिए 2 सिस्टम है, MKS सिस्टम और CGS सिस्टम, या CGS सिस्टम और MKS सिस्टम। तो किसी भी
यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाए वो हम लोग इस मेथड से कर सकते हैं। अभी हम बताते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। दूसरा इसका जो यूज है वो है चेकिंग अ रिजल्ट। सपोज कीजिए कि कोई एक इक्वेशन है, कोई रिजल्ट है जिसको हमको ये पता लगाना है कि ये रिजल्ट सही है या गलत है, तो वो हम इस डायमेंशन के मेथड से कर सकते हैं। वो भी हम लोग करेंगे यहाँ पर अभी एक एक करके बारी बारी से। और तीसरा जो यहाँ पे जो इसका यूज है वो है डिराइविंग अ रिजल्ट। डिराइविंग का मतलब ये होता है कि जैसे किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला हमको निकालना है तो इस मेथड का यूज करते हुए हम डिराइव कर सकते हैं या इस्टेब्लिश कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। ठीक है, सो देयर आर 3 यूजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन में जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं और उससे देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कन्वर्जन ऑफ यूनिट, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। 1 न्यूटन को डाइन में बदलना है। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डाइन। ये क्वेश्चन है। अब इस डायमेंशन का यूज करके आपको यहां पे इसकी वैल्यू निकालनी है। ये जो चीज है, देखो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और दूसरी उसकी यूनिट होती है। तो यहां पे देखिए ये 1 क्या चीज है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। और न्यूटन क्या है, न्यूटन एक यूनिट है, यानी N1 U1। ठीक है, अब इधर देखिए यहां पे आपको एक वैल्यू निकालनी है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, यानी N2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, डाइन क्या है, डाइन यूनिट है। ठीक है, तो N1 U1 N2 U2। अब जैसे मान लीजिए इसको थोड़ी देर के लिए कि 1 किलोग्राम, जरा इधर देखिए, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। ये सब आप लोग जानते हो। यहां पे देखिए कि ये जो 1 किलोग्राम है ये क्या है, ये मास है। 1 क्या है, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है N1। केजी क्या है, यूनिट है। 1000 क्या है, नंबर है। ग्राम क्या है, यूनिट है। ठीक है, तो यहां पे ये जो U1 है ये एम्पियर सिस्टम है। एक सिस्टम ये आपका बन गया एम्पियर सिस्टम और दूसरा ये क्या है, CGS सिस्टम। तो आप ये जानते हो सब लोग कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो किलोग्राम एम्पियर सिस्टम की यूनिट है और ग्राम CGS सिस्टम की यूनिट है। ठीक है, उसी तरीके से यहां पे भी जो देखिए ये 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डाइन। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को कहते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, यानी आपका जो टारगेट है वो N2 निकालने का है, N2 की वैल्यू निकालने का। ठीक है, यानी दूसरे सिस्टम में, पहला सिस्टम हमारा क्या है, ये है और दूसरा सिस्टम ये है। तो दूसरे सिस्टम में किसी क्वांटिटी की वैल्यू कितनी होगी, ये हमारी प्रॉब्लम है। अब इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो यहां पे दिया हुआ है यूनिट, हमको ये देखना है कि जो दी हुई यूनिट है ये किस फिजिकल क्वांटिटी की है।
ये सोचना पड़ेगा। और जब हमको ये पता चल जाएगा कि ये इस फिजिकल क्वांटिटी की है, तो उसके बाद में हमको उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए न्यूटन, न्यूटन जो है फोर्स की यूनिट है एम के सिस्टम में। तो न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक, इन एम के सिस्टम and dyne is also a unit of force in CGS system। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये जो दोनों यूनिट्स हैं ये एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। यानी डाइन भी वही फिजिकल क्वांटिटी है, उसी डाइन जो यूनिट है वो एक फोर्स की है, और न्यूटन भी जो है फोर्स की यूनिट है। तो अब जब हमने पता कर लिया कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका हमको ये कन्वर्जन करना है, तो अब हम इस क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अभी आप लोगों ने निकाला था कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। जब आप ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन आता जाएगा तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी कि बिना जो है निकाले आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हो। तो जैसा कि मुझे याद है कि ये मेरे ख्याल से ये होता है MLT-2। तो हमारा जो है सबसे पहले काम क्या होगा, सबसे पहले काम होगा कि हमको ये फाइंड आउट करना कि जो दिया हुआ यूनिट है, दी हुई यूनिट है, वो किस फिजिकल क्वांटिटी की है। एक बात जान लो, जैसे यहाँ पर देखा था आपने, ये क्या है किलोग्राम और ये क्या है ग्राम, तो ये दोनों ही यूनिट्स एक ही फिजिकल क्वांटिटी की होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है न्यूटन है और ये डाइन है, तो ये दोनों ही यूनिट्स एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगी और वो है फोर्स। तो दोनों के जो डायमेंशन फॉर्मूला होंगे वो क्या होंगे। ठीक है, तो अब जब ये हमने पता कर लिया कि ये इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला ये है, अब हमारे पास सिस्टम है दो। एक सिस्टम है एमकेएस सिस्टम और दूसरा सिस्टम है सीजीएस सिस्टम। ठीक है, यहां पे तीन चीजें हैं, एम, एल और टी। सपोज कीजिए कि जो पहला सिस्टम है उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 1 न्यूटन। ठीक है, और यूनिट इसकी यूनिट है पहले सिस्टम में। अब देखिए जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो यूनिट को ही रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये डायमेंशन फॉर्मूला है, ये मीटर, किलोग्राम, मीटर, सेकंड। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये जो U1 यूनिट है ये फॉर्मूला डायमेंशन फॉर्मूला है। तो इसको हम मान लीजिए पहले सिस्टम में जो मास है m1 है, लेंथ L1 है और टाइम T1 है। दूसरे सिस्टम में मास m2 मान लीजिए, लेंथ L2 मान लो और टाइम T2 मान लो। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m1 L1 T1 -2। ये तो हो गई बात आपके पहले सिस्टम की। अब दूसरे सिस्टम में देखिए, दूसरे सिस्टम में N2 की वैल्यू आपको निकालनी है और U2 ये दिया हुआ है M2 L2 T2 -2। ठीक है, तो ये दो सिस्टम आपके पास हो गए। अब ये दोनों जैसे N1 और N2 ये भी वही फिजिकल क्वांटिटी यानी फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और N2 इंटू U2 ये भी उसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों ही चीज, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो किलोग्राम और ग्राम, 1 किलोग्राम का हो या 1000 ग्राम का हो, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ठीक है, तो ये जो है फॉर्मूला ये हो जाएगा N1 U1 इक्वल टू N2 U2। अब इसमें वैल्यू को रख दीजिए।
और N2 निकाल दो। तो N1 है 1, U1 है M1 L1 T1 माइनस 2, N2 निकालना है और U2 हो जाएगा M2 L2 T2 माइनस L2 N2 निकाल लीजिए। तो N2 हो जाएगा M1, इसको ऐसे लिख सकते हो, अपॉन M2, एक साथ कर लीजिए मास को और लेंथ को, L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2, पावर दोनों में -2 है, ठीक है। M1 क्या है? पहले सिस्टम में मास। M2 क्या है? दूसरे सिस्टम में मास। पहला सिस्टम कौन सा है? MKS, दूसरा सिस्टम है CGS, ठीक है। तो पहले सिस्टम में मास को यानी MKS में क्या लिखते हैं? किलोग्राम, और दूसरा सिस्टम उसमें लिखते हैं ग्राम, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, ये लेंथ है, लेंथ को पहले सिस्टम में यानी MKS सिस्टम में क्या लिखेंगे? मीटर, CGS सिस्टम में क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर। सेकंड, ये MKS और CGS दोनों में ही टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है। ये हो जाएगा सेकंड अपॉन सेकंड -2, तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए किलोग्राम, किलोग्राम को आप लिख सकते हो 1000 ग्राम अपॉन ग्राम। मीटर को लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, ठीक। ये ग्राम ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो बचेगा क्या? 1000 यानी 10 की पावर 3, और ये हो जाएगा 100 10 की पावर 2। तो ये क्या निकला? N2 की वैल्यू, यानी 10 की पावर 5। ये आपका हो गया N2 की वैल्यू। N2 की वैल्यू का मतलब यहाँ पे ये चीज आप कह सकते हो कि देयरफॉर 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डायल्स। ये आपका आंसर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि डायमेंशन फॉर्मूला अगर हमको मालूम है, हमें डायमेंशन का ज्ञान है, तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मान लो हम आपसे कहते हैं कि कन्वर्ट 1 डाइन इनटू न्यूटन, जैसे हमने पहले किया था ये वाला कि 1 न्यूटन इक्वल टू डाइन, है ना, यानी 1 न्यूटन को डाइन में चेंज करना। अगर हम इसका ठीक उल्टा कर दें कि 1 डाइन इक्वल टू हाउ मच न्यूटन, तो वो भी आप कर सकते हो। तो अब यहाँ आपका पहला सिस्टम हो जाएगा CGS, दूसरा सिस्टम हो जाएगा MKS, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राम आप ऊपर ले आइएगा, सेंटीमीटर ऊपर ले आइएगा, किलोग्राम नीचे, मीटर नीचे। तो ये आपका हो जाएगा 10 की पावर 5 माइनस न्यूटन, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, ट्राई करिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने कहा आपसे कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, 1 जूल को अर्ग में बदलो। अब मैंने आपको शुरू में पहले बताया था कि जो है सबसे पहले काम आपका क्या होगा कि जो यूनिट हमको दी गई है उसकी फिजिकल क्वांटिटी आइडेंटिफाई करनी है। जब तक फिजिकल क्वांटिटी आप पहचान नहीं लोगे तब तक आप उसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं लिख पाओगे, और डायमेंशन फॉर्मूला अगर सही नहीं हुआ तो आपका रिजल्ट गड़बड़ होगा। तो आप जानते हो कि जूल जो है वो वर्क की यूनिट है। जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क इन एनके सिस्टम एंड अर्ग इज आल्सो अ यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस सिस्टम। तो अब क्या करना है, अगला स्टेप,
आपको वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, फिर आप इसको N1 U1 लीजिए, ठीक है। दूसरा जो है यूज इसका है चेकिंग अ रिजल्ट, किसी भी रिजल्ट को चेक करना। तो इसको मिटा दे रहा हूं मैं। जैसे मान लो कोई भी इक्वेशन दी गई है, दूसरा है यूज डायमेंशन का चेकिंग अ रिजल्ट। सपोज करो एक हम सिंपल सा एग्जांपल जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है उसी को लेते हैं और चेक करके देखते हैं कि क्या वो सही है कि गलत है। जैसे आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी v इक्वल टू u प्लस 80। अब हमको वेरीफाई करना है कि ये रिजल्ट सही है या गलत है, ठीक है। तो इसको डायमेंशन के मेथड से, डायमेंशन की नॉलेज से जो अभी तक हम लोग अभी सीखे हैं उसकी हेल्प से प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए जो है देखिए, ये कोई भी इक्वेशन होती है, कोई भी फॉर्मूला होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट हैंड और दूसरा राइट हैंड। ये साइड लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगी, ये साइड राइट हैंड साइड कहलाएगी। तो अब अगर किसी फॉर्मूले को हमको वेरीफाई करना है तो दोनों साइड के डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों तरफ के सेम है तब तो दिया हुआ एक्सप्रेशन हमारा सही है, अदरवाइज गलत है। तो देखते हैं जरा कैलकुलेट करके। जैसे यहां पे डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है v है, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे डायमेंशन ऑफ v। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मीन्स डायमेंशन ऑफ v। v इज द वेलोसिटी और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है lt माइनस 1। अब राइट हैंड साइड पे आ जाइए। राइट हैंड साइड में तो यहां पे लिखिएगा डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u प्लस 80, ठीक है। जरा इसको देखते हैं। u का डायमेंशन, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होगा यानी lt माइनस 1 प्लस a का होता है lt माइनस 2 इंटू ये t टाइम है, इसका हो जाएगा t, ठीक है। तो ये हो जाएगा lt माइनस 1 प्लस, यहां पे देखिए t की पावर प्लस 1 है, ये t की पावर माइनस 2 है, तो क्या हो जाएगा lt माइनस 1। अब देखिए कितना हो गया lt माइनस 1 और lt माइनस 1 यानी 2 टाइम्स lt माइनस 1, ठीक है। तो यहां पे देखिए 2 ये नंबर है और मैंने बताया था कि जो कांस्टेंट होता है, जो नंबर होता है उसका डायमेंशन नहीं होता, तो ये 2 जो है डायमेंशन लेस है, इसका डायमेंशन नहीं होगा। तो बचा क्या आपके पास lt माइनस 1, ब्रैकेट में यहां लिख दो 2 डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस, ठीक है। अच्छा अब जरा देखिए, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकला था lt माइनस 1, राइट हैंड साइड का डायमेंशन कितना है lt माइनस 1। यहां पे लिख दीजिए सिंस डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, सो द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। इस तरीके से हम लोग वेरीफाई करते हैं किसी भी रिजल्ट को, किसी भी इक्वेशन को, ठीक है। तो रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा कि दोनों साइड के डायमेंशन अगर सेम आ रहे हैं तो ये जो गिवन इक्वेशन है वो सही है। अगर दोनों साइड के डायमेंशन इक्वल नहीं है तो वो इक्वेशन गलत होगी,
ठीक है, अब एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं कि इक्वेशन जिसमें गलत हो, तो इतना नोट कर लीजिए और अपने मन से करिएगा जैसे आप समझ गए होंगे तो। ठीक है, अब हम लोग एक इक्वेशन और लेते हैं जिसमें ये दिखाएंगे कि वो गलत है। सपोज कीजिए एक इक्वेशन आपने 9th क्लास में और पढ़ी होगी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहां पे मैंने हाफ 80 लिखा हुआ है, 80 स्क्वायर नहीं लगाया। तो चूंकि आप ये 9th क्लास में ये इक्वेशन पढ़ चुके हो कि 80 स्क्वायर होता है, तो आप इसको देख के ही बता दोगे गलत है। लेकिन सपोज करो आपने ये इक्वेशन ना पढ़ी होती, तो आप कैसे इसको वेरीफाई करते, कैसे बताते कि ये गलत है? तो उसके लिए हमको डायमेंशन का यूज करना पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि दोनों साइड के डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन क्या है, s डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा इसका डायमेंशन l। ये u है, u का होता है lt माइनस 1, और ये t है तो ये हो जाएगा t। ठीक है, प्लस हाफ इसका डायमेंशन होगा नहीं, डायमेंशन लेस है, a का होगा lt माइनस 2, ये t है तो t इसका हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए l t की पावर 1 है, t की पावर माइनस 1 है, तो ये कट जाएगा, 0 बचेगा, केवल बचेगा l। ठीक है, यहां पे देखिए t की पावर 1 है, ये t की पावर माइनस 2 है, तो ये हो जाएगा l t माइनस 1। ठीक, अब यहां पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन है वो है l, और राइट हैंड साइड में आ रहा है l प्लस lt माइनस 1। तो इसका मतलब कि ये दोनों साइड में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे डायमेंशन लिखिएगा, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, सो द गिवन इक्वेशन इज रॉन्ग। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं। तो दो चीजें आपने सीखी, एक तो किसी भी यूनिट्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, और दूसरी चीज हमने सीखी चेकिंग अ रिजल्ट, किसी भी रिजल्ट को वेरीफाई करना डायमेंशन की हेल्प से। तो ये दो चीजों की आप प्रैक्टिस करिए। फिर अब हम तीसरे रिजल्ट पे आते हैं, तीसरा जो यूज है उस पे आते हैं, डिराइविंग अ रिजल्ट, किसी भी रिजल्ट को कैसे डिराइव किया जाता है। ठीक है, तो पानी वानी पी लो, उसके बाद में फिर हम आते हैं। हाँ तो बच्चों, अब थर्ड इसका जो यूज है वो है डिराइविंग अ रिजल्ट। इसमें एक एग्जांपल हम लेते हैं जिससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कैसे किसी भी फॉर्मूले को या रिजल्ट को हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं या डिराइव करते हैं। इसके लिए क्वेश्चन ले लीजिए, डिराइव द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के लिए हमको टाइम पीरियड का फॉर्मूला एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो इसमें किसी भी फॉर्मूले को निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि जिस चीज का फॉर्मूला हमको डिराइव करना है, जिसका फॉर्मूला निकालना है, वो फॉर्मूला यानी वो क्वांटिटी किस किस क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। जैसे कि यहां पर टाइम पीरियड निकालना है सिंपल पेंडुलम का, तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल पेंडुलम आप जानते हो कि अगर किसी थ्रेड को एक बॉब से बांध करके लटका दिया जाए किसी रिजिड सपोर्ट से, तो ये जो सिस्टम होता है ये सिंपल पेंडुलम कहलाता है। ठीक है,
आगे प्रैक्टिकल आप करोगे सिंपल पेंडुलम का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने में, एलटी और एलटी स्क्वायर ग्राफ को निकालने में यूज करोगे लैब में। तो फिलहाल आप इसका एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का चैप्टर भी मिलेगा फर्स्ट ईयर में, जिसमें कि ये टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला डिराइव करवाया गया है। तो वहां पे जो दूसरा मेथड है, यहाँ पे हम डायमेंशन के मेथड से इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि जो सिंपल पेंडुलम का वो टाइम पीरियड है वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले, हालांकि जो और क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसमें ये आपको दिया जाएगा कि जिसके लिए फॉर्मूला निकालना है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जिन जिन क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है उसको आप लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे जरा देख लीजिए। सपोज कीजिए यहाँ पे जो टाइम पीरियड है ये 3 चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हालांकि वैसे तो 2 ही चीजों के ऊपर है, लेकिन तीसरी भी हम ले लेते हैं और उसके बाद में निकालेंगे तो वो 0 आ जाएगा। सबसे पहली चीज होती है कि जो बॉब होता है, मास, बॉब का जो मास है उसके ऊपर, हालांकि ये डिपेंड नहीं करता है उसके ऊपर। जो मेन 2 चीजें हैं जिसके ऊपर ये टाइम पीरियड डिपेंड करता है वो है इफेक्टिव लेंथ ऑफ थ्रेड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इफेक्टिव लेंथ यानी L और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी G। 2 चीजें इस पर मेन जो डिपेंड करती है टाइम पीरियड, वो 2 ही चीजें, L और G। M को भी लिख लेते हैं। तो ये 3 चीजें हो गई। एक बात जान लीजिए कि डायमेंशन में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मैक्सिमम 3 क्वांटिटी के ऊपर ही डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि बेसिकली 2 ही होती है, लेकिन तीसरी हम ले लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं 0 आ जाएगा वो। तो यहाँ पे हम कौन कौन सी चीज है, एक तो M मास ऑफ द बॉब, दूसरा इफेक्टिव लेंथ ऑफ द थ्रेड, तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। तो टाइम पीरियड M, L और G के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसको हम लिखेंगे इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी 3 क्वांटिटी हैं जिसके ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, M, L और G। अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा? सबसे पहले M का डायमेंशन फॉर्मूला हम मान लेंगे। तो मान लीजिए M का डायमेंशन फॉर्मूला A, कुछ भी मान सकते हो, L का डायमेंशन फॉर्मूला B और G का डायमेंशन फॉर्मूला C। डायमेंशन फॉर्मूला नहीं बल्कि डायमेंशन। सपोज लेट द डायमेंशन ऑफ M equal to A, dimension of L equal to B and dimension of G equal to C। तो ये तीनों के हमने डायमेंशन मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? डायमेंशन का मतलब क्या होता है? डायमेंशन का मतलब होता है पावर। अब जैसे M का डायमेंशन है A, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, देख लीजिए वो भी। तो यह हो जाएगा फॉर्मूला आपका, T इज प्रोपोर्शनल टू M की पावर A, L की पावर B और G की पावर C। आपने माना है कि M का डायमेंशन A है, L का B है, G का C है। तो डायमेंशन का मतलब पावर, तो यहां पे हमने सबकी जितनी भी क्वांटिटी है उनकी पावर लिख दी, A B C, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, M की पावर A यानी M का डायमेंशन A, L की पावर B यानी L का डायमेंशन B, G की पावर C यानी G का डायमेंशन C, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हम हटाएंगे तो एक कोई कांस्टेंट लेके आएंगे। तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं T इक्वल टू, कोई कांस्टेंट ले लीजिए K M की पावर A, L की पावर B और G की पावर C। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है हमको वो देखिए। ये मान लीजिए इक्वेशन आपकी 1 है, ठीक। अब हम यहां पे A B C ये जो डायमेंशन है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए दो साइड आपकी जो है यहां पर
उन सब का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका है टी, टी का मतलब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का जो डायमेंशन होता है वो होगा टी, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 1, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। राइट साइड में आ जाइए, k कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन होगा नहीं, m मास है, इसका डायमेंशन होता है m और इसकी पावर रख दीजिए, l लेंथ है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है l, इसकी डायमेंशन हो गई b, और यहाँ पे g है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी lt माइनस 2, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, और ये हो गया c, ठीक है। t को आप ऐसा, इसको सिंप्लीफाई थोड़ा एक में मिक्स करके लिख लीजिए, तो यहाँ पे t को ऐसे भी लिख सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। राइट साइड में देखिए ये आपका हो जाएगा m की पावर a, l की पावर, यहाँ पे देखिए ये b है और l आपका इसमें भी तो आया है, l की पावर c, ठीक है। तो यहाँ पे l की पावर c है और ये l की पावर b है, तो ये ऐड हो जाएगा, तो b प्लस c हो जाएगा। फिर t आप देखिए यहाँ पे -2 है, ये और ये है c, तो -2c, ये ध्यान दीजिएगा, इसको हमने एक में मिक्स कर लिया है। जितनी भी क्वांटिटी है उनको एक साथ आप कलेक्ट करके लिख लीजिए उनके डायमेंशंस को। तो ये हो जाएगा m की पावर a, l की पावर b यहाँ पर है और c यहाँ पर है, यहाँ पे देखिए 1 है ना, 1 into c, ये c। फिर t की पावर -2c, ठीक है। अब हम जो है दोनों साइड के डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे। डायमेंशन का मतलब कि जो यहाँ पे देखिए m है, m की पावर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे m की पावर a है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a = 0, यहाँ पे l की पावर 0 है, यहाँ l की पावर b प्लस c है, तो ये हो जाएगा b प्लस c = 0। यहाँ पे t की पावर -2c है ना, और यहाँ पे t की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा -2c = 1। ये तीन इक्वेशन आपकी आ गई, 1, 2 और ये 3। तो अब यहाँ तीन इक्वेशन हैं आपके पास और तीन ही फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करके, निकाल करके, सॉल्व करके इसमें आपको रख देना है इस फॉर्मूले में। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितनी यहाँ पे क्वांटिटी होंगी उतनी ही यहाँ पे इक्वेशन मिलेंगी। अगर यहाँ पे 2 क्वांटिटी होती तो यहाँ 2 इक्वेशन मिलती, और मैंने आपसे बोला कि 3 से ज्यादा होगी नहीं, ठीक है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होगी जिसके लिए फॉर्मूला निकालना है वो 3 से ज्यादा के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, क्वांटिटी के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए जरा इसको, a की वैल्यू ये तो ऑब्वियसली यहाँ से दिखाई पड़ रही है, a = 0, और यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू है -2c = 1, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2। अब इस c की वैल्यू को इसमें रख दीजिए, ये यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा b -½ = 0, तो b = ½ ठीक है। तो कहने का मतलब ये आपका निकल आया a = 0, b = ½ और c = -½ ये a b c की वैल्यू निकल आए। अब इन a b c की वैल्यू को आपको इसमें पुट कर देना है इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा t = k m की पावर a का मतलब 0, l की पावर b यानी ½
c की पावर ये g की पावर -12। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिख दीजिए। ये हो जाएगा t इक्वल टू k, n की पावर 0 का मतलब 1, l की पावर हाफ, यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और g की पावर -12 यानी 1/g। तो ये हो गया k l/g। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली k की जो कांस्टेंट k है इसकी वैल्यू निकाली है। एक्सपेरिमेंटली k इक्वल टू 2 पाई निकाली है। तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा 2 पाई l/g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक, अगर आपको ये k की वैल्यू नहीं मालूम है तो आप केवल इतना ही लिख दोगे, तो ये आपका फॉर्मूला सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी फॉर्मूले को इस्टेब्लिश करते हैं या डिराइव करते हैं। एक बार आप फिर से समझ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन जो आपको मिलेगा इस टाइप से कि हमको फॉर्मूला निकालना है किसी चीज का, किसी फिजिकल क्वांटिटी का, तो ये सबसे पहले देखेंगे कि ये किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है, पहले उसको लिख लेंगे। फिर जितनी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है उसका डायमेंशन मान लेंगे। डायमेंशन मानने के बाद में उसको डायमेंशन के रूप में इसको लिख देंगे। फिर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा करके कांस्टेंट ले आएंगे। उसके बाद दोनों साइड का डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे और उसको दोनों साइड के जो डायमेंशन हैं हर एक क्वांटिटी के, वो अलग अलग एक साथ मिला करके लिख लिया जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, फिर यहाँ पे हम कंपेयर करा देंगे डायमेंशंस को। कंपेयर कराने के बाद में एक चीज ध्यान रखिएगा, जितनी यहाँ पे इक्वेशन होंगी, क्वांटिटी होंगी, उतनी ही इक्वेशन आपको मिलेगी। यहाँ पे 3 क्वांटिटी हैं m, l, g, यहाँ पे 3 इक्वेशन मिलेगी आपको। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो अननोन क्वांटिटी हैं, अननोन वैल्यूज हैं, उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे यहाँ ए बी सी के डायमेंशन है ना, ए बी सी की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद में आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी रिजल्ट को डिराइव करते हैं। जो क्वेश्चन आपका कभी कभी बोर्ड में आता है, कभी ये दोनों मिक्स करके क्वेश्चन बना के दे देते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया है कि किसी रिजल्ट को चेक कीजिए और दिखाइए कि ये सही है या गलत है, और अगर गलत है तो सही रिजल्ट एस्टेब्लिश कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये दोनों रिजल्ट मिक्स करके भी क्वेश्चंस आपको मिलेगा, तो इस पे ध्यान दे दीजिएगा। और अगले उसमें आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अगले टर्म पे। तो फिलहाल आज इतना ही, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, रिवाइज कर डालिए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके लिख दीजिएगा। थैंक यू।